आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट इज़ प्रियम्बल। यस, प्रियम्बल। प्रियम्बल इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पोडियम। आई एम निशा वर्मा। सो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ ये पूरा प्रियम्बल हमारा लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो आज मैं इसके सारे वर्ड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। लाइक सॉवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब वर्ड्स का क्या महत्व है, क्या मतलब है। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे शब्दों का बहुत ही गहरा प्रोफाउंड मीनिंग है, ठीक है, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है प्रियम्बल जो है 4 कंपोनेंट्स को जो है दर्शाता है। 4 कंपोनेंट्स में सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया है। ओके, हमारा देश किससे है? लोगों से है। हमारे देश की सरकार किससे है? लोगों से है, यहाँ की जनता से है। दूसरी बात ये है कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है सॉवरेन, यानी कि संप्रभु हैं हम। सोशलिस्ट हैं, समाजवाद है। सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्षता है। डेमोक्रेटिक हैं, गणराज्य हैं। तो ये हमारे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को ये लाइन दर्शा रही है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? जस्टिस देना लोगों को। जस्टिस, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो है जस्टिस, न्याय दिलाना। लिबर्टी हो, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की इक्वालिटी हो। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा हो। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो हमारी 4 पॉइंट्स दर्शाती हैं। ओके, चौथी चीज़ जो है, फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है हमारे प्रियम्बल का, वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। हमने किस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए जो है अडॉप्ट किया। वो दिन था 26 नवंबर 1949। तो इस दिन हमने इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। वन बाय वन इन वर्ड्स का हम अच्छे से मीनिंग समझ लेते हैं। सॉवरेन, सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन की। सॉवरेन का हिंदी में मतलब होता है संप्रभु। तो ये वर्ड बेसिकली यहाँ ये दर्शाता है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से संप्रभु है। मतलब इंडिया जो है किसी भी तरीके से इंटरनली एक्सटर्नली अपने मैटर्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में किसी बाहर के अथॉरिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि हमने कॉमनवेल्थ नेशन की जो मेंबरशिप है उसे एक्सेप्ट किया है। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी मेंबरशिप में हम हैं। लाइक यूएनओ हो गया, और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बट किसी भी तरीके से ये इंडिया की सॉवरेनिटी को जो है कम नहीं करती हैं। इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट। इंडिया जो है वो चाहे तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, या अपने और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, या फिर अपनी किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी को किसी को सौंप सकता है। अब ये सौंपने वाली बात जो है ये हम एक बार कर चुके हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जब जो है हमने एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ किया था बांग्लादेश के साथ। तो ये चीज़ हमने की थी। तो ये भी हमारे एक संप्रभुता को जो है, हमारे इंडियन स्टेट की संप्रभुता को दर्शाता है। दूसरी बात आते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट की बात करते हैं तो इंडिया का जो सोशलिस्ट नेचर है, इंडिया की डेमोक्रेसी का जो सोशलिस्ट नेचर है वो है डेमोक्रेटिक। हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। ओके, दूसरे देश हैं जहाँ पर सोशलिस्ट है, वहाँ पर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो है पूरी तरीके से हर चीज़ पर नेशनलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कहाँ पर? जहाँ पर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को अपनाया है। बट इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो है हमारा फेथ किस चीज़ में है? मिक्स्ड इकोनॉमी में है। यहाँ पर जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही जो है को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। पहली बात, सोशलिस्ट वर्ड को, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है हमारे प्रियम्बल में डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं है
कि सोशलिस्ट नेचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड डालने से पहले भी इंडियन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है सोशलिस्ट नेचर जो है वो हमें दिखाई दे जाता है, जो है आराम से हम उसे देख सकते हैं। ओके। और हाँ, दूसरी बात, जो इंडियन सोशलिज्म है वो एक जो है उसमें मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का जो है एक ब्लेंड है, दोनों का एक कॉम्बो है, जिसमें कि गांधीयन सोशलिज्म की तरफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोशलिज्म का एंगल है वो ज़्यादा गांधीज्म की जगह गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका। ओके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में वो हमने क्यों अपनाया है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, इग्नोरेंस, डिजीज़, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सबको हम ख़त्म करने के मकसद से हमने सोशलिस्ट वर्ड को जो है अपने प्रियम्बल में उभारा है। ठीक है, मतलब एक चीज़ जो अभी तक हिडन रूप में थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने एक्सप्लिसिटली जो है पूरी अच्छे से हमने अपने प्रियम्बल में शो कर दिया। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ओके। सेकुलर वर्ड जो है वो भी 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया। इसका मतलब फिर से मैं यही कहूँगी, ये नहीं है कि सेकुलर इंडियन स्टेट का नेचर नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त अपने अंदर ज़रूर ये भावना रखी थी कि इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है नेशन बनेगा। जैसे कि हम इस चीज़ को अपने फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो फिर उन्हीं जो है फंडामेंटल राइट जो हमारे हिडन रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो जो है वर्ड सेकुलर वहाँ से हमने जो है अपने प्रियम्बल में डाल दिया। तो अब देखो हमने क्यों डाला। प्रियम्बल जो है वो जो है रिफ्लेक्शन है। ओके, एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर कोई पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत लेंदी है, ठीक है, हम वो पढ़ नहीं सकते, तो लेकिन प्रियम्बल को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हम कैसे हैं, हमारा नेशन कैसा है। ओके, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है। ओके। तो ये चीज़ जो है इसी हमने उद्देश्य से सेकुलर, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स को 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो है डाला था। ओके। तो सेकुलर वर्ड की बात हो गई। अब दूसरी बात, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, जो सेकुलर राइट्स को जो है हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी फ्रीडम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम सेकुलर नेचर इंडियन स्टेट का देख सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को दिखाता है। कैसे? वो ऐसे कि जो इंडिया है, इंडिया में किसी एक धर्म को जो है हमने महत्वता नहीं दी है, सारे धर्म को हमने इक्वल स्टेटस दिया है, लेकिन इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। ओके। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है हमारे जो प्रियम्बल में बताई गई है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को दिखाता है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवर्निटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा ही यहाँ की डेमोक्रेसी है। अब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें तो दो तरीके की होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर, ऐसे देशों में, लाइक रेफरेंडम, ठीक है, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। तो इन 4 तरीक़ों से जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ये सिस्टम चलता है पूरा। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम पावर होती है लोगों के पास। ठीक है, फिर जो है गवर्नमेंट जो है लॉज बनाते हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह देते हैं। अब ये भी जो है दो तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल। तो हमारे इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई है, सॉरी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अपनाई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमें मिल जाती है ब्रिटेन में देखने के लिए, इंडिया में, जापान में, कनाडा में। ओके। जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हम कहाँ देख सकते हैं? यूएसए में देख सकते हैं। ओके, यूएसए में वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जो है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सारी पॉलिसीज़, एक्शंस के लिए। ओके।
एग्जीक्यूटिव को कोई एक सुप्रीम जो है पावर नहीं मिलती, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं अपने फंक्शंस के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। जबकि चलो ये अलग बात है, कंपैरिजन हम यहाँ नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी तक सीमित रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जो है अपनी सरकार को चुनते हैं, ठीक है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ओके, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है डेमोक्रेटिक नेचर जो है हमारे इंडियन स्टेट का है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक जो है वो प्रियम्बल में हमारा यूज़ हुआ है, वो ब्रॉडर सेंस में यूज़ हुआ है, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी ये चीज़ दर्शाती है। ओके, बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक पॉलिटी जो है वो दो तरीके की होती है, देखिए, मोनार्की एंड रिपब्लिक। ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो मोनार्की होती है और एक रिपब्लिक होती है। जाहिर सी बात है इंडिया में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ठीक है। मोनार्की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो होती है ब्रिटेन में। लाइक देखिए, रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट वो जो है वो हेरिडिटरी होते हैं, जहाँ पर वो हो जाता है हमारा मोनार्की, ठीक है। और जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं वो रिपब्लिक हो जाता है। अब इंडिया में देखिए प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, तो वो जो है किसी भी तरीके से हेरिडिटरी पोस्ट पे नहीं है, ओके। तो वो एक रिपब्लिक नेचर है हमारा, ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी का। दूसरी बात ये हो जाती है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि पहली बात कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो लोगों से है, ठीक है, जो राजनीतिक जो संप्रभुता है वो लोगों से है। दूसरी बात ये, किसी भी एक इंडिविजुअल के पास जो है सारी पावर नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि किसी भी प्रिविलेज क्लास का जो है कोई महत्व नहीं है या फिर कोई जगह नहीं होती है ऐसी डेमोक्रेसी में, सभी लोगों के लिए सभी पब्लिक ऑफिसेज ओपन है, वाइड ओपन है। ओके, ये मतलब होता है रिपब्लिक का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, जस्टिस। अच्छा, बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट पे अभी हाल ही में एक जो है प्रस्ताव जो है लाया गया है कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा है कि जो है वो, पहली बात तो प्राइवेट मेंबर हैं, ओके। उन्होंने कहा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है हटाया जाना चाहिए, इसकी जगह जो है इक्विटेबल, इक्वालिटी टू बॉर्न, इक्वालिटी टू फीड, टू फूड, इस तरीके से जो है ये वर्ड्स डालने चाहिए, मतलब सोशलिस्ट वर्ड को हटाना चाहिए। उनका मानना ये है, वो ये प्रस्ताव लाए, तो इस पर अभी डिबेट चल रही है, अब देखा जाता है कि क्या होना है। बात कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया सोशलिस्ट वर्ड का अर्थ क्या है, क्या मायने हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जस्टिस की। हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, वहाँ पर प्रियम्बल जो है वो जो है जस्टिस प्रोवाइड करता है, जो कि सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा और इकोनॉमिक जस्टिस भी होगा। ओके, सामाजिक जस्टिस ये होता है कि किसी से भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक स्तर पर। पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि हर किसी को जो है यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, किसी भी मतलब राजनीतिक अधिकार सबके पास है, कोई भी जो है खड़ा हो सकता है आराम से किसी इलेक्शन में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इकोनॉमिक अगर जस्टिस की बात करें, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है मेहनत करके आगे बढ़े, ठीक है, अपना जो है आर्थिक स्तर बढ़ाए, सबको ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये सारी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्याय जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो है कोर्ट्स के दरवाजे खुले हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इन दोनों की जब हम एक साथ बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब जहाँ पर सोशल जस्टिस भी हो और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ओके। सबको लिबर्टी है कि वो किसी भी तरीके के विचार रखे, प्रकट करे, एक्सप्रेस करे, ठीक है। बिलीफ, फेथ किसी भी चीज़ में रखे, किसी भी धर्म में रखे, किसी भी जो है धर्म को पूजे, किसी भी मूर्त को पूजे, सबको जो है ये लिबर्टी है, ओके। बट इंडिया में जो है इस तरीके की लिबर्टी नहीं है कि आप कुछ भी करें, जो है मतलब
आपको इतनी लिबर्टी है कि आप देश की इंटेग्रिटी के खिलाफ ना जाएं, भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, सब चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो उतनी लिबर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, द आइडल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने प्रियम्बल में डाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे सभी सिटीजन्स को, ठीक है, इंडिया में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। अब ये जो है प्रोविज़न 3 तरीके की डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, एम्ब्रेस करता है। सिविक, दैट इज सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ओके, प्रोविज़न जो है इसके फंडामेंटल राइट में जो है इक्वालिटी के, वो इस तरीके से हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो है ये सब इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। 2 प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करवाते हैं, वो आर्टिकल 325, ठीक है, एंड हाँ जी, आर्टिकल 325 के जो 2 प्रोविजंस हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को दर्शाते हैं। पहला है 1, नो पर्सन इज़ टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल। मतलब इलेक्टोरल रोल की जब भी बात करी जाएगी तो वहाँ पर अगर किसी पर्सन को हमें इंक्लूड करना है तो उसे उसे जो है इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। ओके, दूसरी बात ये कहता है आर्टिकल 325 कि इलेक्शन जो होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, वो किस बेसिस पे होंगे, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो गई, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 सिक्योर्स टू मैन एंड वीमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 के अंतर्गत भी हमें इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है। बात कर लेते हैं फ्रेटर्निटी की। ओके, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी एश्योर करता है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है, ठीक है, बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अगर हम देश में किसी भी स्टेट में चले जाएं तो वहाँ पर हम क्या रहेंगे, भारत के नागरिक रहेंगे, ठीक है। हम मुंबई में चले जाएं, दिल्ली में रहें, यूपी में रहें, एमपी में रहें, रहेंगे क्या, सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज़ क्या है, वो भाईचारे को प्रमोट करती है कि आप किसी भी रीजन से हों इंडिया के, लेकिन आप रहेंगे क्या, भारतीय रहेंगे। तो ये जो है प्रमोट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की, सेंस ऑफ ब्रदरहुड को। ओके, बात कर लेते हैं हाँ जी, फ्रेटर्निटी की बात जो आती है इसके अंदर एक वीमेंस के लिए जो आर्टिकल 51A है वो मैं बताना चाहूँगी। प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वीमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन and also make it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी जो कि बाध्य नहीं होती किसी पे भी। उसके अंतर्गत आर्टिकल 51A ये कहता है कि ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है, ठीक है, या उन्हें करना चाहिए ऐसा कि कोई भी ऐसा काम जो कि डेरोगेटरी हो टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, ठीक है, वो उन्हें जो है छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर एक सिटीज़न को जो है इंडिया की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एकता को जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, अपहोल्ड करके रखना चाहिए। तो ये फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट में ये बात आ जाती है। यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करें तो आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ही डिस्क्राइब करता है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द यूनियन। दैट इज़ कि हमारा आर्टिकल 1 ये बोलता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, और वहाँ पर किसी भी स्टेट को ये परमिशन नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए, ठीक है। It aims at overcoming hindrance to the national integration like communalism, regionalism, casteism, linguism, secessionism and so on. तो ये चीज़ क्यों डाली गई है यूनियन ऑफ द स्टेट, और किसी भी स्टेट को जो है इंडिया से अलग होने की परमिशन नहीं है, वो इसलिए है ताकि किसी भी तरीके का जो
हिंड्रेंस हैं जो हमारी एकता को जो है खंडित करते हैं, जैसे कि कास्टिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, रीजनलिज्म होगा, लिंग्विज्म होगा, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे, ठीक है, कम्युनिटी के बेस पे अगर कोई चाहे तो हमारे देश को तोड़ ना सके, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज़ डाली है आर्टिकल 1 के अंतर्गत, हमने मतलब हमारे फोर फादर्स ने। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल की बात की जाए तो बहुत है सिग्निफिकेंस। तो अलग अलग एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। के.एम. मुंशी हैं, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, कि आगे जाके हमारा जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कैसा रहेगा उसका एक हॉरोस्कोप है, ठीक है। सर अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे ये। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उन्होंने कहा था प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, मतलब कि अभी तक हमने जैसे नेशन बनाने की सोचा था, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करता है हमारा प्रियम्बल। ओके, तो आप समझते हैं प्रियम्बल का महत्व क्या है इन बातों से। अब बात कर लेते हैं प्रियम्बल प्रियम्बल के जो है अमेंडेबिलिटी से बात कर लेते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है जो प्रियम्बल है उसे अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस पॉइंट को आने में भी कई केसेस सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स हुई, ठीक है, जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस हुआ, वहाँ पर यूँ कह दिया गया कि प्रियम्बल जो है वो नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है। बेरूबारी केस जो था, बेरूबारी यूनियन केस जो था, वहाँ पर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 1973 में, ठीक है, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स की अलग अलग केसेस में जजमेंट्स हैं, जहाँ पर उन्होंने जो है अलग अलग पॉइंट्स जो है हर जजमेंट में बताए कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर, तो एक डिफाइंड कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग जजमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी केसेस बताए, सुनवाई की, उनमें उन्होंने ज़रूर बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि सॉवरेनिटी जो है इंडिया की बनी रहनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी इंडिया की बनी रहनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं कर सकते आप, एक्सेप्शन है उसके भी कई चीज़ें, ठीक है, सेक्युलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हम यहीं से भी समझ सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये सारी चीज़ें हमारे देश में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये समझाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।